नमस्कार दोस्तों, अरविंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम इंडियन इकोनॉमी के कुछ बेसिक और नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? किसी देश की समस्त संपत्ति, करों से प्राप्त आय, देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय या देश का बजट। देखिए, जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था, यह इकोनॉमिक्स का व्यवहारिक पक्ष होती है। जो इकोनॉमिक्स है या अर्थशास्त्र है, उसका व्यवहारिक पक्ष इकोनॉमी होती है। यह किसी क्षेत्र विशेष की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय होती है। क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है यहाँ कोई विशेष एरिया, जैसे कोई कंपनी, कोई राज्य, कोई देश या संपूर्ण विश्व। तो इकोनॉमिक के साथ हमेशा जुड़ा रहता है किसी राज्य की इकोनॉमी, किसी देश की इकोनॉमी या विश्व की इकोनॉमी। तो इसका आंसर हो जाएगा देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें इन्होंने इकोनॉमी को दो इनविजिबल हैंड्स के संदर्भ में देखा था, और इनके इनविजिबल हैंड थे मांग और आपूर्ति। मांग को बोल देंगे डिमांड, और आपूर्ति का मतलब यहाँ है सप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बंद अर्थव्यवस्था है, मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। देखिए, एक बंद अवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। यह विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से इसका कोई संपर्क नहीं होता है। वर्तमान में जो उत्तर कोरिया है या नॉर्थ कोरिया है, उसकी अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, क्योंकि यह न्यून विदेशी व्यापार के कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो निर्यात और ना ही आयात। इसे बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो साइंस ऑफ वेल्थ है, जो इकोनॉमी है वो साइंस ऑफ वेल्थ है, यह किसका कथन है? तो यह है एडम स्मिथ का। इसका आंसर हो जाएगा सी, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है प्रशासित मूल्य, सार्वजनिक स्वामित्व, आर्थिक नियोजन या निजी स्वामित्व। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जो स्वतंत्रता, मतलब आर्थिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। प्रशासित मूल्य, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, सार्वजनिक स्वामित्व, पब्लिक स्वामित्व या आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक आयोजन, यह सब जो हैं वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के न होकर समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं, जबकि निजी स्वामित्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निजी स्वामित्व। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, किसी की प्रधानता बिल्कुल है। औद्योगिक प्रधानता नहीं है, यहाँ पे न्यून प्रति व्यक्ति आय है, बृहद बेरोजगारी है। औद्योगिक प्रधानता
वहां होती है जहां की जो इकोनॉमी है वो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, जबकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, 1, 3 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है, बी है। वैसे यहाँ 1, 3 गलत टाइप हुआ है, यहाँ 1, 3 और 4 है। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। देखिए, जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें सरकार और निजी, सरकार और निजी क्षेत्र, इन दोनों की भूमिका जो इकोनॉमी है देश की, इसको अपलिफ्ट करने के लिए होती है। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में किसी उद्योग दोनों का अस्तित्व नहीं, सरकार और निजी क्षेत्र का अस्तित्व बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है किसी देश में उत्पादित वस्तुएं सेवाएं, किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं सेवाएं, किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुएं सेवाएं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, किसी किसी देश में घरेलू सीमा क्षेत्र, घरेलू सीमा क्षेत्र, घरेलू सीमा क्षेत्र में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं, वस्तुओं इंटू सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, मौद्रिक मूल्य, वह होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। तो यह जो तीनों आपको डेफिनेशन दी गई हैं, यह तीनों जीडीपी की हैं, ना कि नेशनल इनकम की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो वर्तमान में 2024-25 में बेस ईयर 2012 के अनुसार जो तेलंगाना है उसकी नेशनल इनकम सर्वाधिक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। नीति आयोग के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, सीएसओ, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सीएसओ की जो स्थापना है वह की गई थी 2 मई 1951 को, और इसके जो प्रथम संस्थापक थे उनका नाम था पी सी महालनोबिस, महालनोबिस। यह वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, वाणिज्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास जोड़कर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास जोड़कर। देखिए, जो आपकी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक देश में उसके घरेलू सीमा क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाएं हैं, उनके मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। अब अगर आप जीडीपी में से मूल्यह्रास मूल्यह्रास घटा देंगे, मूल्यह्रास का मतलब होता है यहाँ पे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, और इस दर का जो निर्धारण है, मूल्यह्रास की दर का निर्धारण, वो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग
मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो जब जीडीपी में से आप मूल्यह्रास घटा देंगे, मतलब सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाएंगे, तो आ जाएगा एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जो भारत में विदेशी हैं, भारत में विदेशी विदेशी हैं, उनके द्वारा अर्जित आय माइनस विदेशों में विदेशों में भारतीयों द्वारा अर्जित आय, इन दोनों का जो डिफरेंस है वह भी एनडीपी में से अगर माइनस कर देंगे तो वह बन जाएगा एनएनपी, नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। और इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय आय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाकर एनडीपी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का क्या कारण होता है? मजदूरी की तुलना में कीमतें कम होना, कीमत की तुलना में लाभ कम होना, लाभ की तुलना में कीमतें कम होना, या कीमत की तुलना में मजदूरी कम होना। तो इसका आंसर है डी, जब कीमतों की तुलना, जब वस्तुओं की जो कीमत है, वस्तुओं की कीमत यह ज्यादा बढ़ जाती है, तो जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति की जो सेविंग है वह कम होने लगती है। और नेशनल जो जीडीपी है या राष्ट्रीय उत्पाद है, एनएनपी, नेशनल प्रोडक्ट, उसमें उनकी हिस्सेदारी कम होने लगती है। तो कीमतों की तुलना में जब मजदूरी कम होती है तो उनकी जो भागीदारी है वह कम होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष है, वो वर्तमान में है 2011-12, जिसको जनवरी 2015 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली एक प्रमुख समस्या है अल्प रोजगार, असंगठित क्षेत्र, मुद्रास्फीति। ये सभी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वह है आपकी असंगठित क्षेत्र। सी, सी ऑप्शन इसका सही है, असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र क्या होता है कि जिसके बारे में हमारे पास प्रमाणिक आंकड़े नहीं होते हैं, और जिनका आकलन बहुत कठिनाई से होता है, या जिनका आकलन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसी कारण भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असंगठित क्षेत्र। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, आर सी दत्त ने, बी के आर वी राव ने, या डी आर गॉडगिल ने? तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी ने, जिसको इन्होंने 1867 में, इनकी एक बुक आई थी, पॉवर्टी एंड अनजस्ट रूल इन इंडिया, इसमें इन्होंने आकलन किया था, और भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपए बताई थी। और भारत में जो पहला वैज्ञानिक आकलन है, वैज्ञानिक जो विधि से आकलन है, जो आकलन है वह सर्वप्रथम किया था बी के आर वी राव ने, बी के आर वी राव, इन साहब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। देखिए, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से आपको क्या घटाना पड़ेगा कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, एनएनपी, एनएनपी, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहाँ एम नहीं है, यहाँ है मार्केट प्राइस माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। देखिए क्या होता है कि जो एनएनपी है, नेशनल प्रोडक्ट, इसमें से अगर आप विदेशों से शुद्ध प्राप्त आय को घटा देंगे तो यह बन जाएगी एनडीपी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है,
सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा में घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्षेत्र शामिल नहीं है? तो इसमें विदेशों में स्थित भारतीय संस्कृति के मंदिर, दूसरा है दो से अधिक देशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र, या सामुद्रिक क्षेत्र, या विदेशों में स्थित दूतावास या सैन्य अड्डे। देखिए, सामुद्रिक क्षेत्र शामिल होती है और दूतावास और सैन्य अड्डे भी शामिल होते हैं, लेकिन विदेशों में भारतीय संस्कृति के मंदिर या नहीं शामिल होंगे, या दो से अधिक देशों के मध्य जो सीमा विवाद का क्षेत्र है वह भी इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसके आंसर हो जाएंगे एक व दो, दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्ति व्यय योग्य या प्रयोज्य आय डिस्पोजेबल इनकम का क्या अर्थ होता है? देखिए, जो भी एक व्यक्ति है उसकी टोटल इनकम होती है, टोटल जो इनकम है सभी स्रोतों से, उसमें से अगर वह डायरेक्ट टैक्स माइनस डायरेक्ट टैक्स इसको हटा देता है, तो उसकी जो इनकम बचती है उसे बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। अब वह इस इनकम को चाहे तो खर्च कर सकता है, चाहे इन्वेस्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसी आय को बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, व्यक्तिगत आय माइनस अप्रत्यक्ष कर, सकल आय माइनस सकल कर, या सार्वजनिक आय माइनस सब्सिडी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है प्रोग्रेस्ड इकोनॉमी है, हो रही है प्रोग्रेस्ड इकोनॉमी या डेवलपिंग इकोनॉमी। अब डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या होता है कि जो प्राइमरी सेक्टर और जो सेकेंडरी सेक्टर है और जो टेरिटरी सेक्टर तृतीयक क्षेत्र है, जब डेवलपिंग इकोनॉमी होती है उसमें प्राइमरी सेक्टर की इनकम कम होती हुई आती है, इसके साथ ही सेकेंडरी सेक्टर मतलब निर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इन दोनों की इनकम या इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वह बढ़ता जाता है। तो इसमें है प्राथमिक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, नहीं। द्वितीय क्षेत्र का अंश कम होता जाता है, नहीं। सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता है, क्योंकि प्राइमरी का कम होता है तो सेवा क्षेत्र का बढ़ता है। सेवा क्षेत्र का अंश कम होता है, नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन वर्ष के दौरान किसी क्षेत्र के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर तो मैं बता ही चुका हूं, बी, सकल घरेलू उत्पाद। 14वां क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर शब्द निम्न में से किसके मध्य एक समानुपात है? नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और मूल्य स्तर, वास्तविक जीडीपी और अपस्फीति, या नॉमिनल जीडीपी और मुद्रास्फीति। तो जो आपका जीडीपी डेफलेटर होता है, जीडीपी डेफलेटर, यह है नॉमिनल जीडीपी, डी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। रियल जीडीपी इन दोनों के बीच का रेशियो होता है। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? इसमें रियल जीडीपी प्लस जो आपकी मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति है वह जुड़ी होती है, तो इसी कारण से नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। इस रेशियो को बोलते हैं अब जीडीपी डेफलेटर। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कारक लागत पर जीडीपी के लिए सत्य है? देखिए, जैसे कोई प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट की जो मूल लागत होती है, मूल लागत कि वह प्रोडक्ट कितने में बना है, उसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट। अब क्या होता है कि अगर इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा है,
इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा है तो उसको करेंगे माइनस। और अगर इसमें सब्सिडी इसके साथ दी गई है, सब्सिडी दी गई है तो उसको करेंगे इसमें प्लस। क्योंकि अगर इसका वर्तमान मूल्य है तो उसमें सब्सिडी को माइनस करके कंज्यूमर को मिलता है, और जो इसका इनडायरेक्ट टैक्स है वह भी इसमें जुड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी प्लस बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास प्लस सब्सिडी, या बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। तो इसका सही आंसर है डी, जीडीपी, जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जीडीपी है आपकी वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग। मतलब जो विदेशों में भारतीय द्वारा जो अर्जित आय है माइनस जो विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका योग। तो जब जीडीपी में इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आय मापने की सबसे उपयुक्त विधि है सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर, या शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेशनल प्रोडक्ट एक फैक्टर कॉस्ट, इस पर जो आपको जो राष्ट्रीय आय होती है वह सबसे उपयुक्त विधि होती है, लेकिन वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद पर बाजार कीमत पर ही राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज के लिए इतना ही।